चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को आज से शुरू हो रहे भगवान शिव के पावन महीने की सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सावन के महीने की, इसकी महिमा की और सावन में किए जाने वाले अचूक उपायों की। भगवान शिव का ये प्रिय महीना कैसे जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे भगवान शिव के प्रिय महीने सावन के बारे में। सावन में भगवान शिव की कृपा से कैसे आपकी मुश्किलें दूर होंगी, इस विषय पर भी बात करेंगे। और सावन में अपनी किस्मत को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस विषय को भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो सावन का महीना कितना अहम है और सावन के महीने में किन बातों का विशेष महत्व है, इस पर चर्चा करें। इसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, इसके उपरांत द्वितीया तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है, यह समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन के महीने की महिमा क्या है, सावन के महीने की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं देवशयनी एकादशी पर, तो वहां से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। चातुर्मास के 4 महीने होते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ और कोई भी मंगल कार्य सामान्यतः नहीं होता। और चातुर्मास की जो शुरुआत होती है वो होती है सावन के महीने से। सावन के महीने को भगवान शिव का महीना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र से हलाहल विष, कालकूट नाम का विष निकला था, जिसका विषपान भगवान शिव ने किया था। तो भगवान शिव को उस गर्मी से शीतलता देने के लिए, भगवान शिव को शांत करने के लिए, भगवान शिव को आनंद देने के लिए इस महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। भगवान शिव को बहुत सारा जल समर्पित किया जाता है। और वैसे भी आप देखें, सावन का महीना जल तत्व का महीना है, क्योंकि इस महीने में शुक्र और चंद्रमा दोनों ही मजबूत होते हैं। वर्षा ऋतु का महीना है, चंद्रमा उसका अधिपति है और जल तत्व का स्वामी शुक्र भी होता है। तो शुक्र और चंद्र दोनों ही सावन के महीने में मजबूत हो जाते हैं। ये दोनों ही ग्रह सरलता से सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। अगर आप ज्योतिष के नजरिए से देखें तो चंद्र और शुक्र, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि एक मन को अच्छा करता है, दूसरा सुख को अच्छा करता है। तो अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो शुक्र और चंद्र का बेहतर होना बेहद आवश्यक है। और ये दोनों ग्रह सरलता से सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। इन दोनों को अगर सावन में मजबूत किया जाए, शुक्र को और चंद्रमा को, तो आसानी से भाग्य को मजबूत किया जा सकता है, आसानी से भाग्य को प्रबल बनाया जा सकता है। इस बार सावन का महीना 6 जुलाई को आरंभ हो रहा है और 3 अगस्त तक ये सावन का महीना रहेगा। इस समय में भगवान शिव की जितनी ज्यादा पूजा की जाए, भगवान शिव का जितना ज्यादा ध्यान किया जाए, स्मरण किया जाए, उनकी पूजा वंदना आरती की जाए, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। इसके पीछे साइंस क्या है? सावन का महीना जो है ना, वो बेसिकली मन को निरंकुश बना देता है।
ठीक है ना, चंचल कर देता है मन को। इसीलिए सावन के महीने में मन की चंचलता को दूर करने के उपाय करने चाहिए। कहते हैं ना कि सावन के महीने में जो मन होता है वो उन्माद जन्य हो जाता है, मन में प्रेम आने लगता है, काम भाव आने लगते हैं। सावन का जो महीना है वो मन को बड़ा चंचल कर देता है, और चंचल मन को नियंत्रित दुनिया में एक ही देवता कर सकते हैं, वो है शिव। इसीलिए सावन के महीने का जो एसोसिएशन है, जो संबंध है, वो शिव के साथ किया गया, ताकि आप अपने मन को काबू में कर सकें, मन को कंट्रोल में ला सकें। अब आपको सावन के महीने के अचूक उपाय बताते हैं, जो उपाय आप 3 अगस्त के पहले पहले कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए सावन में क्या करना चाहिए? देखिए, धन प्राप्ति के लिए ऐसा करिए कि सावन में नियमित रूप से शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करिए। रोज 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइए और शिवलिंग पर धीरे 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 जल की धारा चढ़ानी है। ये नहीं कि ले जाके पानी उड़ेल दिया, उड़ेलना नहीं है, धीरे धीरे पतली सी धारा बना करके शिवलिंग पर आपको रोज सुबेरे जल अर्पित करना है। सुबह और शाम दोनों समय शिव जी के दरिद्रता नाश मंत्र का जप करना चाहिए। यानी रोज सवेरे शिव जी को जल चढ़ाएंगे और रोज सुबह शाम शिव जी के दरिद्रता नाश करने वाले मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र का अधिक से अधिक आपको जप करना है सुबह शाम। ज्यादा नहीं भी कर सकते तो कम से कम सावन भर सुबह 108 बार, शाम को 108 बार इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। रोज यथाशक्ति जितना संभव हो कुछ न कुछ धन का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना संभव हो रोज कुछ न कुछ पैसों का आप दान करते रहें, थोड़ा थोड़ा ही सही। अगर आप दान करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा। अब जानते हैं कि कर्ज से मुक्ति के लिए सावन में क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्जों से परेशान हैं। कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी? सावन में इसके लिए क्या उपाय करें? रोज सवेरे शिव मंदिर जाएं, पहले शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। जरा सा शहद लेकर के शिवलिंग पर चारों तरफ अपने हाथों से लगा दें और फिर जल की धारा शिवलिंग पर समर्पित करें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करेंगे 108 बार। मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ऐसा आप सावन में रोज कर सकते हैं। नहीं तो सावन में जितने भी मंगलवार हैं, हर मंगलवार को आप शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करें और मंदिर में ही कहीं खड़े होकर या बैठ करके इस मंत्र का जप अगर आप 108 बार भी करें, 1 माला भी करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब आप मंत्र जप कर लें तो मंत्र जप करने के बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। और ये उपाय सावन में आप रोज भी कर सकते हैं। 3 अगस्त तक सावन है, आप रोज चाहें रोज करें, नहीं तो सावन के हर मंगलवार को प्रातः काल अगर आप ये उपाय करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा प्रयोग, शीघ्र विवाह के लिए सावन में क्या उपाय करें कि जल्दी शादी हो जाए? प्रातः काल स्नान करके शिव जी को जल अर्पित करें। सुबह नहा करके अपने घर से जाएं, शिव मंदिर तक जाएं और शिव जी को जल अर्पित करें। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करें। मान लिया आपकी उम्र है 32 साल, शादी नहीं हो रही है, तो 32 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करना है। पूरे सावन भर जितना ज्यादा दिन तक आप ये उपाय करें उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ ये बात भी जाने रहें कि सावन के महीने में एक 2 मुखी और एक 6 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहन लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
और अगर ये नहीं मिल पाता तो 5 मुखी रुद्राक्ष सामान्यतः आसानी से मिल जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष ही पहन लें, यानी रुद्राक्ष जरूर धारण कर लें। पूरे सावन में सात्विक आहार ग्रहण करें और ये उपाय आप पूरे सावन भर कर सकते हैं। जितना दिन चाहें उतना दिन कर सकते हैं, नहीं तो सावन में जितने भी सोमवार हैं उतने सोमवार को सुबह के समय या सूर्यास्त के समय, जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय में अगर आप ये उपाय पूरे सावन भर में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक बड़ी चमत्कारी बात बताता हूं। आप ऐसा करिए, सावन में 1 लोटा जल भर करके शिव मंदिर जाइए। सावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं शिव मंदिर पहुंच जाइए जल भर के, और पूरा जल शिवलिंग पर मत चढ़ाइए, 2/3 जल चढ़ाइए, थोड़ा सा जल बचा लीजिए। उसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिए, अर्ध परिक्रमा करिए शिवलिंग की, और लोटे में थोड़ा सा बचा हुआ जल लेकर के वापस आ जाइए। इस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए। अगर आप सावन में ऐसा करते हैं, आपके घर में कोई तंत्र है, कोई मंत्र है, कोई वास्तु दोष है, बीमारियों की शिकायत है, स्वास्थ्य की समस्या है, धन की मुश्किल है, अगर ऐसा उपाय आप सावन में नियमित रूप से करें तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और सावन में हर व्यक्ति को एक नियम बना लेना चाहिए कि रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप कम से कम सावन भर ही जरूर करिए। और सावन में कोशिश करिए कि मांस, मदिरा आदि का सेवन ना किया जाए। एक तो सावन में पाचन तंत्र वैसे भी कमजोर होता है, तो ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, और सावन में जितना सात्विक रहें उतना ही अच्छा होगा। तो बेहतर होगा कि सावन में मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि शिवलिंग की परिक्रमा के नियम क्या हैं। शिवलिंग की परिक्रमा कैसे की जाती है। परिक्रमा करना बड़ा अहम मामला होता है अगर हम हिंदू परंपराओं की बात करें। इसलिए शिवलिंग की परिक्रमा के नियम क्या हैं, इसको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है ना, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम सावन के महिमा की बात कर रहे थे। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है। आपका नाम क्या है? मीनू सहाय। कौन? मीनू सहाय। मीनू सहाय जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने बेटे की। 30 जुलाई 2003। समय बताइए। समय नहीं पता है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। पूछिए क्या प्रश्न है। ये अपने बेटे के बारे में पूछना है, ये पढ़ाई में कैसा रहेगा, इसकी नौकरी कौन सी लगेगी और कहाँ पे लगेगी, और इसकी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, शादी ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। देखिए, पहले बता दूं, जो प्रश्न कुंडली इस समय की बनती है उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपके बेटे की शिक्षा में थोड़ी बाधाओं की संभावना उम्र के 12 साल तक रही है, और 12 वर्ष के बाद से जीवन में ज़्यादा सुधार हुआ है। इस तरह की स्थिति आपके बेटे की कुंडली में दिखाई दे रही है। आगे चल करके इनको कंप्यूटर के क्षेत्र में आप डाल सकती हैं, या इनको आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में डाल सकती हैं, या आर्ट, कला जैसे क्षेत्र में डाल सकती हैं। इन क्षेत्रों में इनको करियर बनाना चाहिए। कंप्यूटर, मैनेजमेंट या कला जैसे क्षेत्रों में ये करियर बनाएंगे, उसमें नौकरी करेंगे और नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। विवाह होने में थोड़ा विलंब होगा, विवाह जल्दी नहीं हो सकेगा। विवाह अपनी इच्छा से करेंगे। कम से कम उम्र के 28 साल के बाद ही शादी होने की संभावना इस कुंडली में दिखाई देती है। क्या करना चाहिए? आप अपने बेटे को बोलिए कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, और रोज सवेरे कम से कम 9 बार अगर वो गायत्री मंत्र का पाठ करे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके राशियों की बात करेंगे, आपके सवालों की बात करेंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। भविष्यवाणी चाल चक्र।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे आपके सवालों के जवाब की। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, सावन के महीने में साग का और पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग ना करें। लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग सावन के महीने में ना करें, इससे आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बिगड़ सकता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, व्यस्तता और थकान रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होगा, यात्रा के योग बनते हैं, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि से बचाव करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें, घर में कुछ निर्माण शुरू हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, कोई मूल्यवान वस्तु खरीदेंगे, परिवार की स्थिति में सुधार होगा, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें, सेहत में लापरवाही न करें, शिव जी की पूजा करें। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, धन प्राप्ति के योग हैं, करियर में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बनते हैं। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग हैं, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, सेहत में सुधार होगा, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन के खर्चे से परेशानी होगी, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनते हैं, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, विजय लक्ष्मी जी हैं जयपुर से, उनसे बात करते हैं। विजय लक्ष्मी जी बताइए। नमस्ते पंडित जी, मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए भाई की। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1981। समय दोपहर के 3 बजे, जयपुर में उसका जन्म हुआ है। जी, क्या प्रश्न है? जी, एक तो उसके केस चल रहा है, तो उसके केस का क्या फैसला होगा, और एक वो नशा बहुत ज्यादा करता है तो वो छोड़ेगा या नहीं, और एक उसके बेटे का एडमिशन करवा रहे हैं स्कूल में, तो वो पिछले साल हुआ नहीं था, तो इस साल हो जाएगा क्या? आपके भाई की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की, और आपके भाई की राशि बनती है मकर, चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है, और वृश्चिक राशि बुरी तरह से प्रभावित है, यूरेनस वहां पहुंच गया है नेपच्यून के साथ, तो ऑब्वियसली नशे की संभावनाएं कुंडली में प्रबल रूप से बनती हैं। दूसरी बात देखो ये है कि इनके बेटे का एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी इस साल बनती है, इस साल इनके बेटे का एडमिशन हो जाएगा। जो मुकदमेबाजी है, जो मुकदमा चल रहा है, उससे छुटकारा अगले साल मिल पाएगा फरवरी के बाद। फरवरी 2021 के बाद आपसी सुलह समझौते से मुकदमे का निपटारा होगा, आपके भाई को नुकसान होने की संभावना नहीं बनती है। अपने भाई को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिएगा, 6-7 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को ये पन्ना धारण करेंगे और साथ ही साथ इनको बोलिए कि रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, नीलम जी हैं, उनसे बात करते हैं। नीलम जी बताइए। भी फोन करा था मैंने, अपने बेटे के लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ सर, उसकी है 14 सितंबर 1993। फिर से बोलिए। 14 सितंबर 1993। समय बताइए। समय रात के 1:25 पे। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर भिवानी, हरियाणा। आप भिवानी से बोल रही हैं? हाँ जी हाँ जी। पूछिए क्या सवाल है। सर ये मेरे बेटे की मैंने पहले भी सवाल करा था, शादी के लिए पूछना है इसकी कब तक हो जाएगी, और इसकी कुंडली मांगलिक है या वैसे ही, मतलब कि कैसे रहेगा आगे का भविष्य सर इसका? कुंडली आपके बेटे की मिथुन लग्न की है, राशि कर्क बनती है, चतुर्थ भाव में मंगल कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से कुंडली मांगलिक है। आपके बेटे की महादशा इस समय शुक्र की चल रही है और आपके बेटे की जो अंतरदशा है इस समय वो चल रही है शनि की। शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा आपके बेटे की चल रही है। बेटे के विवाह का समय फिलहाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ तक, अगले साल की शुरुआत तक आपके बेटे की शादी हो जाएगी। लेकिन एक तो कुंडली मांगलिक है और ऊपर से सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति नवमांश में बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए शादी जब भी की जाए कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपने बेटे को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में धन की स्थिति सामान्य रहेगी, करियर में सुधार और बदलाव होगा, स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं आपके रह सकती हैं। वर्ष के अंत में विवाह और मंगल कार्य होने के योग आपके लिए बनते हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि शिवलिंग की परिक्रमा के नियम क्या हैं। देखिए, शिवलिंग की कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं होती। शिवलिंग को हमेशा यहां से यहां, फिर यहां से यहां अर्ध परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग का जो मुख है, जो वेदी के आगे उसका मुंह निकला हुआ है, उसको क्रॉस नहीं किया जाता। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।